नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास निशानेबाज पार्ट 9। खेड़ा से फारिग होकर तीनों दूसरे कमरे में पहुंचे और कविता देसाई कह उठी, यह मामला तो मेरी समझ से बाहर है। क्या मामला? सिकंदरानाथ ने उसे देखा, परंतु कविता देसाई की निगाहें शिखा मेहता पर थी। तुम्हें खेड़ा की बात जची? सारी बात जची, सिवाय एक बात के, शिखा मेहता ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान आधा सोना ले जाएगा, बस यही बात मुझे पसंद नहीं आ रही। यही तो मैं कह रही हूँ। कविता देसाई के होठ भींचते चले गए। लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? बीच में सिकंदरानाथ बोल पड़ा। कर तो बहुत कुछ सकते हैं। क्या? तभी शिखा मेहता बोली, मेरे ख्याल में यह सब बातें फिजूल की हैं, क्योंकि जिस सोने को लेकर यह बातें पैदा हो रही हैं वह हम में से किसी के पास नहीं है, और किसके पास है किसी को भी नहीं मालूम। शिखा, हमें यह सोचकर चलना चाहिए कि सोना हमारे पास ही है। खेड़ा को कम मत समझो, शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक और चालाक है। खेड़ा हर हाल में सोना ढूंढ निकालेगा, और अब ऐसा करना उसके लिए और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि देवराज चौहान भी इस मामले में आ फंसा है। शायद ठीक कह रही हो तुम। तो अब किया क्या जाए? कविता देसाई और शिखा मेहता कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखती रही। कल देवराज चौहान ने वागले और डाबर के बंगले पर बम फेंके। कविता देसाई ने होंठ भींचकर सर्द लहजे में कहा, इसका एक ही कारण समझ में आता है कि देवराज चौहान चाहता है कि डाबर वागले उसी बंगले पर रहें जहां उन्होंने ऑफिस बना रखा है और जहां से अपने सारे धंधे संभालते हैं। एकाएक शिखा मेहता चौंकी, फिर उसकी आंखें सिकुड़ती चली गई। और इधर देवराज चौहान टेलीस्कोप गन का इंतजाम कर रहा है। हाँ, कविता देसाई के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। अब समझ में आ रही है तुम्हें सारी बात? शिखा मेहता के होठ सिकुड़कर अपने में बुरी तरह चिपक गए। सिकंदरानाथ उनकी बातें सुनकर समझने की चेष्टा कर रहा था। वैसे तो तुम मामला समझ गई हो, फिर भी बताती हूँ कि देवराज चौहान किस फिराक में है। देवराज चौहान ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि डाबर वागले 2-4 दिन अपने ऑफिस वाले बंगले पर ही रहें। टेलीस्कोप गन के इंतजाम का मतलब है कि देवराज चौहान ने उसी बंगले के आसपास किसी ऐसी जगह का इंतजाम कर रखा है कि वहां से वह डाबर वागले का निशाना ले सके। यकीनन ऐसा ही है। कई पलों तक उनके बीच खामोशी व्याप्त रही। देवराज चौहान को अपने काम में सफल होना चाहिए, शिखा मेहता ने कहा। हर हाल में होना चाहिए। कविता देसाई के होठों पर कड़वी मुस्कान फैली। और उसके बाद का ही तो हमें सोचना है। शिखा मेहता ने उसकी आंखों में झांका। दोनों की बातें सिकंदरानाथ को दिलचस्प लगने लगी थी। बात? कविता देसाई ने सोच भरे अंदाज में शिखा का शब्द दोहराया। दोनों पुनः एक दूसरे को देखने लगी। शिखा कमरे में चहलकदमी करने लगी। देवराज चौहान जहां से भी डाबर वागले का निशाना लेगा, टेलीस्कोप गन से वह जगह उस बंगले से दूर नहीं होगी, और वह बंगला डाबर वागले के खतरनाक हथियारबंद आदमियों से भरा रहता है। वहां पर फायरिंग जैसा काम करके जरूरी तो नहीं कि देवराज चौहान बच निकले। जब ऐसा कुछ हुआ तो वह लोग फौरन यह जानने की चेष्टा करेंगे कि गोली कहां से चली। देवराज चौहान उनकी पकड़ में भी आ सकता है। नहीं, पकड़ में नहीं, कविता देसाई ने उसे टोका। देवराज चौहान को शूट हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, शिखा मेहता ने सिर हिलाया। देवराज चौहान डाबर वागले के आदमियों के हाथों शूट हो जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा होना ही ठीक रहेगा। ऐसा हो तो उसे कोई रोक कैसे सकता है? कविता देसाई मौत से भरी हंसी हंसी। कोई नहीं रोक सकता। शिखा मेहता की आंखों में मौत से भरी चमक विद्यमान थी। तभी सिकंदरानाथ कह उठा, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि देवराज चौहान को डाबर वागले के आदमी तलाश कर लें और उसे गोली भी मार दे। यह बात तो मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी समझ में कुछ आता भी है सिकंदरानाथ? कविता देसाई जहर भरे स्वर में कह उठी। मैं खराब दिमाग का नहीं हूं। जो दिमाग तुम्हारे में है ही कहां? शिखा मेहता बोली। क्या मतलब है तुम दोनों का? शायद मैं कुछ गलत समझ रहा हूं। कुछ गलत नहीं, पूरा ही गलत समझ रहे हो, कविता ने होठ भींचकर कहा। जब देवराज चौहान डाबर वागले को शूट कर रहा होगा तो हम लोग कहीं भी उसके करीब ही होंगे। लगेगा हमारी गोली और नाम होगा डाबर वागले की आदमियों का। ओह! सिकंदरानाथ हक्का बक्का सा खड़ा रहा था।
फिर तुरंत ही बोला, लेकिन इस बात का हमें कैसे मालूम होगा कि देवराज चौहान कहाँ से निशाना ले रहा है? इस बात का पता लगाना बेहद मामूली काम है, कविता देसाई ने कहा, लेकिन हमारी ये बातें हमसे बाहर नहीं जानी चाहिए। शिखा मेहता बोली, अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों की लाशों को आग लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर हम अपनी योजना में कामयाब रहे तो आधा सोना देवराज चौहान ले जाएगा, वह हमारे पास ही आएगा। जिस सोने की खुशबू का पता भी नहीं, उसके लिए सिकंदरानाथ बड़बड़ाकर ही रह गया। अर्जुन नाथ ने देवराज चौहान को रहने के लिए शानदार फ्लैट दिया था। फ्लैट में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। अर्जुन नाथ उन्हें छोड़कर चला गया था। देवराज चौहान ने अर्जुन नाथ से 2 साइलेंसर युक्त टेलीस्कोप गन ली थी, एक अपने लिए, दूसरी शंकर नाग के लिए। देवराज चौहान अपनी योजना के हर पहलू पर गौर कर रहा था। डाबर बागले को शूट करने के मामले में वह चूकना नहीं चाहता था। अब इन गनों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है? शंकर नाग कह उठा, जिस बंगले में मौजूद रहकर डाबर बागले अपने धंधे कंट्रोल करते हैं, उस बंगले के ठीक सामने 4 मंजिला अपार्टमेंट है। वहां से बहुत अच्छा निशाना लिया जा सकता है। देवराज चौहान बोला, वहां कहां से? यह तो हम वहीं पर जाकर देखेंगे कि निशाना लेने के लिए उस अपार्टमेंट का कौन सा फ्लैट हमें सूट करता है। देवराज चौहान की आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई थी। और जाना कब है? अभी। पंचम खेड़ा ने कविता देसाई, शिखा मेहता और सिकंदरानाथ को समझा दिया था कि उन्हें क्या क्या कहाँ कहाँ करना है। अब अर्जुन नाथ वापस आया तो उन सब की बैठक एक बार फिर हुई। कोई कमी पेशी रह गई थी तो उसे भी दूर कर लिया गया। डाबर बागले के खास मोटे ठिकानों के पते उन तीनों को बता दिए थे। उसके बाद अर्जुन नाथ उन्हें साथ ले गया। अर्जुन नाथ ने उन्हें ज़रूरत के मुताबिक हर तरह का खतरनाक हथियार दिया, गोला बारूद दिया। रहने के लिए उनके पास भी कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए अर्जुन नाथ ने उन्हें एक फ्लैट में ठहरा दिया ताकि वहां से वह अपनी जंग की शुरुआत कर सकें। उसके बाद खेड़ा से उन्हें कोई मतलब नहीं होना था, उन्हें सिर्फ लड़ाई लड़नी थी। अर्जुन नाथ उनसे विदा लेकर चला गया। जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। अर्जुन नाथ के जाते ही कविता देसाई जल्दी से बोली, देवराज चौहान कौन सी जगह से डाबर बागले को निशाना बनाता है, हमें वह जगह वक्त से पहले देखनी है ताकि हम कोई योजना प्लान कर सकें कि देवराज चौहान को कैसे उड़ाना है। जब वह डाबर बागले को उड़ा चुका हो, देवराज चौहान की मौत हमें करोड़ों का फायदा दे सकती है। उसके बाद उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब हथियार साथ लिए और बाहर निकल गए। कविता देसाई और शिखा मेहता की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। और सिकंदरानाथ, उसकी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। 70 करोड़ के सोने को पाने के लालच में उसने अपनी शांतमय जिंदगी मंदिर छोड़ा और वह 70 करोड़ तो अभी तक लापता था और अब यह खून खराबे का दौर आरंभ हो गया था। उसके मन के भीतर से आवाज आ रही थी कि इन लोगों का साथ छोड़कर वह भाग जाए, परंतु सोने का लालच उसके पांवों में बेड़ियां डाले हुए था। अर्जुन नाथ वापस पंचम खेड़ा के पास पहुंचा। सब काम निपटा दिए? खेड़ा ने उसे देखते ही पूछा। जी हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? धीरे धीरे ठीक हो रही है, महीना भर तो लगेगा। अभी डॉक्टर होकर गया है। अर्जुन नाथ सिर हिलाकर रह गया। खेड़ा ने सिगरेट सुलगाई और कश देकर गंभीर स्वर में बोला, अर्जुन नाथ, अब हमें अपना सारा ध्यान सोने पर लगा देना चाहिए कि वह कहाँ है, उसे कौन ले गया है। सोने को ढूंढा जाना अब बहुत जरूरी है। जी, कितने आदमी लगा रखे हैं इस काम पर? खेड़ा ने पूछा। 50 से ऊपर हैं। फिर भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। अर्जुन नाथ ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तुम भी इसी काम पर लग जाओ, देखो सोना कौन ले उड़ा है। अभी मेरा इस काम पर लगना ठीक नहीं। क्यों? देवराज चौहान या कविता देसाई वगैरह को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। उन्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में मेरा किसी और काम में लगना। इन लोगों की चिंता तुम मत करो, इन्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी तो देखा जाएगा। तुम्हें जो कहा जा रहा है वही काम करो अर्जुन नाथ, जल्दी से सोना ढूंढ निकालो। जी, बहुत अच्छी बात है। देवराज चौहान अपने काम में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, खेड़ा ने कहा। अर्जुन नाथ ने कुछ नहीं कहा। डाबर बागले तो गए ही समझो। ऐसा हो जाना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अर्जुन नाथ मुस्कुराया। एक बात और भी सुन लो अर्जुन नाथ। खेड़ा ने अर्जुन नाथ की आंखों में देखा। कविता शिखा की नीयत ठीक नहीं है।
ऐसा लगता है मुझे वह कोई गड़बड़ भी कर सकती हैं। मैं समझा नहीं खेड़ा साहब। वह दोनों इस बात पर रजामंद नहीं हो रही कि देवराज चौहान को आधा सोना दिया जाए। ओह, वैसे मैंने समझा दिया है, परंतु उनके चेहरों से जाहिर है कि वह कुछ भी समझना नहीं चाहते और एक ही बात पर अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। आधा सोना देवराज चौहान ले जाएगा। अर्जुन नाथ के चेहरे पर गंभीर भाव नाच उठे। फिर तो इन लोगों से हमें सावधान रहना होगा। हाँ, कहने के साथ ही खेड़ा गहरी सोच में डूब गया। देवराज चौहान और शंकर नाग की आंखें मिली। शंकर कुछ घबराया सा नजर आ रहा था, परंतु हाथ पांव पर वह काबू पाए हुआ था। दिमाग भी ठीक काम कर रहा था और देवराज चौहान का चेहरा तो पत्थर की भांति सपाट था। आंखों में कठोरता और दृढ़ता भरी हुई थी। उसके हाव भावों से जाहिर हो रहा था कि वह कुछ भी कर सकता था। दोनों के कंधे पर छोटे छोटे एयरबैग लटके हुए थे। डाबर वागले के ऑफिस वाले बंगले के सामने सड़क पार बने 4 मंजिला सनशाइन अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल के एक ऐसे फ्लैट के बंद दरवाजे के सामने जा खड़े हुए थे जो देवराज चौहान के लिहाज से ठीक था। वहां से डाबर वागले का बंगला सामने था। उस फ्लैट से डाबर वागले को निशाना बनाया जा सकता था। अब एकमात्र दिक्कत यह थी कि फ्लैट में रहने वालों पर काबू पाना। फ्लैट में कौन रहता था यह उन्हें मालूम नहीं था और उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि यह सब जानकारी इकट्ठी कर पाते। इसी कारण देवराज चौहान ने सीधा सीधा प्रोग्राम बनाया था कि फ्लैट में जो भी होगा गन के जोर पर उसे फ्लैट में ही बंदी बना लिया जाएगा और अब इसी पर अमल करने जा रहे थे वह लोग। देवराज चौहान ने आंखों ही आंखों में शंकर नाग को इशारा किया और कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी। भीतर घंटी बजने की आवाज आई, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती आहटें, फिर दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली 35-40 के दरमियान की औरत थी। बदन पर सादा सा कमीज सलवार था। चेहरे मोहरे से वह खूबसूरत तो नहीं परंतु आकर्षक थी। उसने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान और शंकर नाग को देखा। इससे पहले कि उनमें कोई बात होती, देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौले से पीछे किया और भीतर प्रवेश करते हुए रिवॉल्वर निकालकर रुख उसकी तरफ कर दिया। वह हक्की बक्की रह गई। तभी शंकर नाग ने भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। उसी समय देवराज चौहान की निगाहें कमरे में घूमी और होठ सख्ती से कसते चले गए। कमरे में सोफे पर पुलिस की वर्दी पहने 45 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था। उसके हाथ में चाय का प्याला था। उसने देवराज चौहान और शंकर नाग की हरकत को बेहद शांत मुद्रा में देखा। उसके बाद भी वह हिला नहीं और वैसे ही बैठा चाय की घूंट भरता रहा। अलबत्ता आंखों में व्यंग से भरे भाव आ गए थे। यहाँ तो पुलिस वाला बैठा है। शंकर नाग के होठों से सक पकाया सा स्वर निकला। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता की परत आ ठहरी थी। कौन हो तुम लोग? औरत के होठों से घबराहट भरी आवाज निकली। यहाँ आ जाओ। पुलिस इंस्पेक्टर तीखे स्वर में बोला। आराम से बैठो, खड़े खड़े टांगे थक जाएंगी। देवराज चौहान के चेहरे पर छाए सख्ती के भावों में और भी बढ़ोतरी हो गई। तुम इसे कवर करके लाओ, देवराज चौहान ने शंकर नाग से कहा। शंकर नाग ने जल्दी से रिवॉल्वर निकाली और उस औरत के पेट से सटा दी। औरत का चेहरा फक पड़ गया। देवराज चौहान की रिवॉल्वर तो उससे फुट भर दूर रह गई थी, परंतु शंकर की रिवॉल्वर की नाल उसके पेट में धंस रही थी जैसे। देवराज चौहान हाथों में रिवॉल्वर थामे आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर के पास जा पहुंचा। उसने पुलिसिया निगाहों से देवराज चौहान को घूरा। कौन सी गली के दादा हो? गली का नाम याद नहीं। देवराज चौहान ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। साले, जवाब देता है, मेरे आगे जबान चलाता है। उसने पुलिसिया घुड़की दी। देवराज चौहान हंसा। तुम्हारे होलिस्टर में भरी हुई रिवॉल्वर है शायद? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर हिलाकर कहा। हाँ, क्यों? चाय का प्याला रखकर सख्त निगाहों से उसे देखते हुए वह खड़ा हो गया। कुछ खास नहीं, इसी तरह खड़े रहना। देवराज चौहान के स्वर में एकाएक दरंदगी का पुट आ गया। होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालने जा रहा हूं मैं। अगर हिले तो तुम्हें अभी शूट कर दूंगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा जो पुलिस वालों का सर्विस रिवॉल्वर? शट अप। पुलिस इंस्पेक्टर खामोश हो गया। देवराज चौहान ने उसके होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में डाल ली। पुलिस इंस्पेक्टर अब कुछ नर्वस सा नजर आने लगा था। यहाँ ऐसा कोई माल नहीं है जो तुम लूट कर ले जा सको, इंस्पेक्टर बोला। यहाँ तो चुप रहो। देवराज चौहान गुर्राया। वह खामोश हो गया।
क्या नाम है तुम्हारा? देवराज चौहान ने उसकी छाती पर लगी नेम पट्टी पर नजर मारी। सोहन शामले, इंस्पेक्टर सोहन शामले, उसने विवशता भरे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर सोहन शामले। देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर निगाह टिका दी। यहाँ पर इस फ्लैट में तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी बहन है, मिनी नाम है इसका। बहन? हाँ, छोटी बहन, विधवा है। इंस्पेक्टर सोहन शामले ने भारी स्वर में कहा। किसी केस से निपटकर थाने जा रहा था कि सोचा बहन से मिल लूं। चाय ही बनी थी कि तुम लोग आ गए। मेरी बात का विश्वास करो कि यहाँ पर पैसा नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो। एक अकेली औरत कितना पैसा घर पर रखेगी? 1000, 2000? और सोना तो कब से बैंक लॉकर में है। तुम लोगों के लिए घर में कुछ नहीं। चुप रहो, हम चोर लुटेरे नहीं हैं। यहाँ 10-20 हजार लूटने नहीं आए। देवराज चौहान ने कड़े स्वर में कहा। 25-50 हजार तो तुम मुझसे ले सकते हो अगर जरूरत हो तो। इंस्पेक्टर सोहन शामले ने हैरानी से उसे देखा। मेरे कहने पर तुम मुझे 25-50 हजार दे सकते हो? हाँ। कैसे चोर हो तुम? हम चोर नहीं हैं, देवराज चौहान ने कहा। नहीं हो तो फिर यह रिवॉल्वर थामे यहाँ क्यों घुस आए हो? इंस्पेक्टर शामले ने उसे घूरते हुए कहा। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर शंकर नाग को देखा। इसे यहाँ लाकर सोफे पर बिठा दो और तुम भी बैठ जाओ। इसकी तरफ से सतर्क रहना। उसकी फिक्र मत करो, मेरी बहन तो इन चीज़ों से वैसे ही खौफ खाती है। इंस्पेक्टर सोहन शामले ने कहकर अपनी बहन को देखा। मिनी, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, घबराओ मत। मुझे डर लग रहा है भैया। मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं, अपने भाई पर विश्वास रखो। शंकर नाग ने मिनी को सोफे पर बिठाया और खुद ठीक सामने सोफे पर रिवॉल्वर थामे बैठ गया। निगाहें मिनी पर ही थी, वह उससे जरा भी लापरवाह नहीं था। इंस्पेक्टर सोहन शामले ने देवराज चौहान को देखा। बोलो, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? शामले बोला। देवराज चौहान पलटा और खिड़की की तरफ बढ़ गया। खिड़की खुली हुई थी, परंतु उस पर पर्दा लटक रहा था। पर्दे को जरा सा हटाकर उसने बाहर देखा। शाम हो रही थी। सामने सड़क पर लोग और वाहनों का आना जाना जारी था। सड़क पर नजर आ रहे डाबर बागले के बंगले पर उसने निगाह मारी। आधे से ज्यादा बंगला यहाँ से स्पष्ट नजर आ रहा था। देवराज चौहान कई पलों तक बंगले को देखता रहा। फिर जब पर्दा ठीक करके पलटा तो आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। यहाँ से अच्छा निशाना लिया जा सकता है। अब डाबर बागले का किसी भी कीमत पर बच पाना मुमकिन नहीं था। इंस्पेक्टर सोहन शामले असमंजसता भरी निगाहों में उसे देख रहा था। देवराज चौहान उसके सामने पहुंचकर ठिठका और सिगरेट सुलगा ली। यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कल तक का काम है। मुझे तब तक इस फ्लैट में रहना है। इस फ्लैट में? इंस्पेक्टर शामले चौंका। हाँ। क्यों? इंस्पेक्टर शामले के चेहरे पर कठोरता नाची। क्यों रहोगे तुम यहाँ? देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर शामले को आंखों में देखा। मुझे फालतू की बातों का जवाब देने की आदत नहीं है। कोई और होता तो अब तक मैंने उसे एक तरफ बिठा दिया होता। तुम पुलिस वाले हो, इसलिए समझकर बातें कर रहा हूँ। सामने सड़क पार के बंगले के बारे में तो तुम्हें जानकारी होगी ही। वह डाबर बागले का ऑफिशियल ठिकाना है। तुम कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर शामले की आंखें सिकुड़ गई। यहाँ रहकर मैंने डाबर बागले को निशाना बनाना है। क्या? इंस्पेक्टर शामले की आंखें फटती चली गई। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? नहीं, पागल नहीं हूं मैं। मुझे तुम पागल जैसे ही लगते हो। डाबर बागले को निशाना बनाना है। इंस्पेक्टर शामले ने दांत भींचकर कहा। मेरी मानो और दौड़ जाओ यहाँ से। भागते समय गर्दन घुमाकर भी पीछे मत देखना। मैं? देवराज चौहान ने दांत भींचकर उसे देखा। तुझसे राय नहीं मांग रहा, बता रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं यहाँ से तुम्हें यह काम हरगिज नहीं करने दूंगा। नहीं करने दोगे? देवराज चौहान के स्वर में जहर भर आया। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यह रिवॉल्वर देख रहे हो? जो लोग डाबर बागले की हत्या पर उतारू हैं, वह तुम्हारी तो आसानी से बोटियां कर देंगे। इंस्पेक्टर सोहन शामले एकाएक नर्वस सा नजर आने लगा। इतना तो उसे महसूस हो गया कि जिन्हें वह मामूली चोर, मामूली दादे समझ रहा है, वह मामूली नहीं है। ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन मेरी बहन के घर से ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। तुम लोग किसी और फ्लैट पर कब्जा कर लो। इंस्पेक्टर सोहन शामले ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। तुम्हारा क्या है, सफल रहो या असफल, इन दो स्थिति में वह लोग मेरी बहन को नहीं छोड़ेंगे।
उन्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि तुम लोगों ने यहाँ ठिकाना बनाया था। इस फ्लैट के अलावा हमें कोई दूसरा फ्लैट पसंद नहीं। यहाँ से हमारा निशाना ठीक बैठेगा और हम जो करने आए हैं वह तो करके ही जाएंगे। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, अपनी बहन को सलामत जिंदा देखना चाहते हो, तो हमारे रास्ते की रुकावट बनने की अपेक्षा हमारी सहायता करो। देवराज चौहान की आवाज़ में दरिंदगी थी। इंस्पेक्टर शामले सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए देवराज चौहान को देखने लगा। तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं पुलिस वाला हूँ, इंस्पेक्टर हूँ? नहीं, मुझे कोई डर नहीं, देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। वहां पर कई पलों तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। एकाएक इंस्पेक्टर शामली ने सिर हिलाया, फिर कह उठा, देखो, तुम लोगों को डाबर बागले के साथ क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम लोग उनकी जान लेना चाहते हो, इसलिए मैं भारी फायदे की बात बता रहा हूँ। डाबर बागले की परवाह करना छोड़ दो, उन लोगों के बर्बाद होने का वक्त आ चुका है। वह दोनों यूं समझो कि हर दूसरे घंटे बर्बाद होते जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि उनकी जान भी चली जाए। वैसे यह है भीतर की बात, परंतु जानने वाले लोग जानते भी हैं कि देवराज चौहान जैसा खतरनाक इंसान डाबर बागले के पीछे पड़ चुका है और अब वह इन दोनों को छोड़ने वाला नहीं। तुम क्यों ऐसा करके खुद को खतरे में डालते हो? देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव उभरे, जबकि शंकर नाग जैसे खुशी भरे अंदाज में हंसा। मैं ही देवराज चौहान हूँ। जैसे बम फटा हो, इंस्पेक्टर सोहन शामले उछल पड़ा। क्या क्या कहा तुमने? आंखें फटी पड़ी थी और मुंह खुला हुआ। चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव नाच रहे थे। वह बुद्ध की तरह खड़ा हो गया था। जिस देवराज चौहान की बात तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, देवराज चौहान ने स्थिर ठंडे स्वर में कहा। डाबर बागले पर मैंने अपना निशाना आजमाना है और यहाँ से, इस फ्लैट से डाबर बागले को निशाने पर लिया जा सकता है, इसलिए मैं यह मौका किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि मुझे किस हाल में काम करने देते हो। अगर तुम मजबूर करते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ सख्ती से पेश आऊं, तो मैं बिना किसी हिचक के ऐसा कर दूंगा, लेकिन जो करने आया हूं वह हर हाल में करके रहूंगा। शामली के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वह होश में आया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम देवराज चौहान हो? जरूरत नहीं समझी थी, देवराज चौहान ने कश लेकर कहा। अब बोलो शामले, मैं जो चाहता हूं वह तो तुम जान ही चुके हो। अब तुम मेरे इरादों में रुकावट बनना चाहते हो या मुझे काम करने दोगे? इंस्पेक्टर सोहन शामली का चेहरा बेहद गंभीर हो उठा था। देवराज चौहान, यह मेरी बहन मिनी 5 साल पहले विधवा हो गई थी। इसका पति यानी कि मेरा जीजा पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरा बहुत बढ़िया यार भी था। वह डाबर बागले के किसी गैर कानूनी मामले में टांग अड़ा बैठा था और डाबर बागले ने उसकी हत्या करवाकर मेरी बहन को विधवा बना दिया। ऐसे में मैं तो यह चाहूँगा कि डाबर बागले को जूतों से मसल मसल कर मार दिया जाए, लेकिन ऐसा हो पाना भी संभव नहीं। इसलिए इसे मैं बर्दाश्त कर लूँगा कि डाबर बागले को गोलियों से भून दिया जाए। तो हम अपना काम कर सकते हैं, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं? देवराज चौहान ने शामले से कहा। नहीं, अब मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? इन कामों के बीच मेरी बहन को मत डालो। अगर ठीक समझो तो इसे यहाँ से जाने दो। मैं हर दम हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा और मुझसे जो बन पड़ेगा वह सहायता भी करूँगा। देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर शामले की आंखों में झांका। तुम्हारी बहन को यहाँ से जाने नहीं दिया जा सकता। क्यों? वह पुलिस को मेरे यहाँ होने की खबर कर सकती है और पुलिस ऐसी घेराबंदी कर सकती है कि मैं यहाँ से निकल ही ना सकूं। शिकारी बनकर यहाँ आया हूँ, इंस्पेक्टर शामले, और खुद शिकार नहीं होना चाहता। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। मेरे पास तुम्हें विश्वास दिलाने को ऐसा कुछ नहीं कि तुम मेरे सच को समझ सको, शामले ने धीमे स्वर में कहा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मिनी को मैं इसलिए यहाँ से निकाल देना चाहता था कि यह किसी खतरे में ना फंसे, और खतरा आने पर मैं भी तुम लोगों का भरपूर साथ दूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे किए की सजा मिनी भुगते, कोई गोली इसे आ लगे। देवराज चौहान ने शंकर नाग को देखा। गन फिट करो। शंकर नाग ने रिवॉल्वर को गोद में रखा और कंधे पर लटक रहा एयर बैग उतार कर उसे खोला और उसमें से फोल्डिंग गन के टुकड़े निकालने लगा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और तिपाई पर पड़े फोन के तार निकाल दिए। देवराज चौहान भी सोफे पर बैठा और रिवॉल्वर करीब रखकर
बैग में से फोल्डिंग गन के टुकड़े निकाले और उन्हें फिट करने लगा। जैसा करते समय चेहरे पर सर्द भाव थे। 2 मिनट में ही टुकड़े फिट होकर खतरनाक गन का रूप ले चुके थे। उसके बाद देवराज चौहान ने उस पर साइलेंसर फिट किया, फिर टेलीस्कोप, फिर उसमें मैगजीन फिट की। अब वह जानलेवा बारूदी शोले छोड़ने के लिए तैयार थी। तभी शंकरनाग बोला, मुझसे गन फिट नहीं हो रही। देवराज चौहान ने शंकरनाग की गन को भी फिट करके उसे पूरी तरह तैयार किया। अब तो शंकरनाग भी गन इस्तेमाल के लिए तैयार था। यह जुदा बात थी कि वह निशाना लगा पाता है कि नहीं। देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर सोहन शामले को देखा। तुम अपनी बहन को यहाँ से निकाल दो और तुम भी समझ लो, साथ में अपनी बहन को भी समझा देना कि अगर मेरे खिलाफ कोई गड़बड़ हुई तो तुम लोगों के लिए इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। देवराज चौहान का स्वर एकाएक वहशी हो उठा। इंस्पेक्टर सोहन शामले, ऐसा होने की स्थिति में तुम्हारे खानदान के बच्चे को लेकर बूढ़े तक को ही नहीं, उनके पड़ोसियों को भी भून कर रख दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे तो खुलकर समझा देता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, कोई पुलिस वाला अगर देवराज चौहान से वायदा करता है तो वह वायदा कभी झूठा नहीं होगा, क्योंकि देवराज क्या है हर पुलिस वाला जानता है। देवराज चौहान ने खतरनाक निगाहों से इंस्पेक्टर शामले को देखा, फिर खिड़की की तरफ बढ़ गया और जरा सा पर्दा हटाकर बाहर का जायजा लेने लगा। शाम भी ढलती जा रही थी, अंधेरा हो जाना ज्यादा दूर नहीं था। देवराज चौहान की निगाहें घूमती हुई सड़क पार सामने नजर आ रहे बंगले पर जा ठहरी। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर पेड़ थे। मात्र एक पेड़ उसके लिए अड़चन पैदा कर रहा था। इस पेड़ की एक पतली सी शाखा, जिस पर सामान्य से अधिक पत्ते थे, वह उसकी निगाहों की राह में आ रहा था, अड़चन पैदा कर रहा था। देवराज चौहान अपनी निगाहें बंगले के भीतर घुसाने की चेष्टा करने लगा। वह सिंगल बंगला था। छत पर हथियार बंद खतरनाक आदमी आ रहे थे। वह 4 थे, 2 दरबान, किंतु दादी टाइप व्यक्ति हरी वर्दी में बंगले के मुख्य गेट पर सतर्क मुद्रा में खड़े थे और 2 हथियार बंद गेट के भीतरी तरफ मौजूद लकड़ी के केबिन में दिखाई दे रहे थे। उसके बाद भीतर 6 हथियार बंद बेहद सतर्क टहलते नजर आ रहे थे। देवराज चौहान जानता था कि जितने नजर आ रहे हैं उतने ही भीतर किसी कमरे में तैयार बैठे होंगे, हर प्रकार की हालातों से निपटने के लिए। बंगले के पोर्च में 3 विदेशी कारें इस तरफ इशारा कर रही थी कि डाबर बागले भीतर ही हैं। वैसे भी देवराज चौहान ने बाहर जो खतरनाक हालात पैदा कर दिए थे, उन्हें देखते हुए डाबर बागले ने बाहर निकलने जैसा गलत काम हरगिज नहीं करना था। देवराज चौहान डाबर बागले से मिलने 2 बार बंगले के भीतर जा चुका था और जिस कमरे में डाबर बागले का ऑफिस था, जिसमें वह अक्सर रहते थे, उसमें 2 खिड़कियां थी जो कि पोर्च की बगल में खुलती थी और देवराज चौहान ने उन खिड़कियों को दोनों बार खुले ही देखा था। और अब भी देवराज चौहान की घूमती निगाहें पोर्च की बगल की दीवार पर जा टिकी, जो डाबर बागले के कमरे की दीवार थी, और दोनों खिड़कियां अब भी खुली हुई थी। देवराज चौहान कई पलों तक उन खुली खिड़कियों को घूरता रहा। मौत के खेल का केंद्र बिंदु वह दोनों खिड़कियां ही थी कि कब डाबर बागले उन खिड़कियों पर आएंगे, कब वह उन्हें शूट करेगा। मौत का यह खेल बहुत लंबा भी हो सकता था और छोटा भी। देवराज चौहान पलटा और खिड़की से हटकर इंस्पेक्टर सोहन शामले पर निगाह मारी। सब उसे ही देख रहे थे। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई, कश लेकर कहा, तुम अपनी बहन को समझाकर यहाँ से निकाल दो इंस्पेक्टर शामले। हाँ। शामले को जैसे होश आया, उसने अपनी बहन मिनी को देखा। मिनी, तुम जाओ यहाँ से, अपनी भाभी के पास चले जाना और उन्हें कुछ मत बताना कि यहाँ क्या हो रहा है। अपने भाई की खैरियत चाहती हो तो अपनी जुबान बंद रखना। घर में भी जाकर समझा देना कि कोई मेरे बारे में पूछे तो सबसे यही कहा जाए, मालूम नहीं कहाँ है, थाने गए थे। मिनी ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर सिर हिलाया। यह भाभी कौन है? देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से इंस्पेक्टर शामले को देखा। मेरी बीवी, शामले ने फौरन कहा, फिर मुस्कुराया। किसी प्रकार का शक न करो, मैं साफ दिल से यह सब कह रहा हूँ, कहीं भी कोई खोट नहीं है। और मिनी, शामले अपनी बहन से बोला, घर से मेरी सादी कमीज पहन दे जाना, घर जाकर रुकना नहीं, पलटकर फौरन कपड़े दे जाना। मिनी ने सिर हिलाया, फिर बोली, मुझे डर लग रहा है भाई साहब। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। पिछले 5 सालों में मैं ऐसे किसी दिन का ही इंतज़ार कर रहा था
कि जब डाबर वागले से बदला ले सकूं। आज का दिन कुछ वैसा ही है। तुम जाओ और जल्दी से मेरे कपड़े दे जाना। श्यामली का स्वर गंभीर था। मिनी अपनी जरूरत की चंद चीजें समेटकर वहां से चली गई। तुम इधर आओ। देवराज चौहान शंकर नाग के साथ खिड़की पर पहुंचा और बोला, वह देखो, ठीक सामने वाला पेड़, उसकी लंबी और लटक रही पत्तों वाली शाखा उस बंगले को देखने में अड़चन पैदा कर रही है। समझे मैं किस शाखा की बात कर रहा हूँ? हाँ, शंकर नाग ने उस शाखा को पहचान लिया था। दोनों खिड़की से हट गए। उस शाखा को पेड़ से जुदा करना है, तोड़ना है, वरना यह हमारे काम में भारी अड़चन पैदा करेगी। मैं करूँ यह काम? शंकर नाग ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। हाँ, मेरा बाहर जाना ठीक नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। अब तक सबको मालूम हो चुका है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शंकर नाग बोला, वह मुझे भी पहचान सकते हैं। अगर उन्होंने मुझे बाहर पकड़ लिया या उनकी निगाहों में आ गया तो वह लोग सतर्क हो जाएंगे और हो सकता है तुम्हारे काम में कठिनाइयाँ पैदा हो जाए। डाबर वागले सतर्क हो जाएं। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, परंतु यह काम करना जरूरी है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। ठीक है, शंकर नाग ने एकाएक फैसला किया। मैं यह काम करके आता हूँ। उस शाखा को उसे तोड़ने में दिक्कत भी पेश आ सकती है। इंस्पेक्टर सोहन शामले कह उठा। डाबर वागले का बंगला सामने ही है। ऐसे में उन लोगों का ध्यान तुम पर टिक सकता है। शायद वह तुम्हें पहचान भी ले। शंकर नाग ने कठोर निगाहों से इंस्पेक्टर शामले को देखा। जब काम करना ही है तो फिर खतरे के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, शंकर नाग ने कहा। बेकार में खतरा लेने का क्या फायदा? यह काम मैं कर देता हूँ। तुम? शंकर नाग की आंखें सिकुड़ी। हाँ, मैं कर देता हूँ यह काम। मेरे करने में क्या हर्ज है? कोई खास हर्ज नहीं, शंकर कटुता भरे स्वर में कह उठा। बस जरा सी दिक्कत यह है कि तुम यहाँ से बाहर जाओगे और खिसक जाओगे, फिर पुलिस का घेरा यहाँ पर होगा। इंस्पेक्टर सोहन शामले के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। शक और वहम की कोई दवा नहीं होती। मैंने तो सोचा था कि इस काम में तुम लोगों की सहायता में जो हो सकेगा वही करूँगा। यही सब करना डाबर वागले के प्रति मेरा बदला होगा। अपने दोस्त के लिए, जीजा के लिए। मेरी बहन विधवा हो गई, उसके लिए। बहरहाल तुम लोगों की मर्जी। मुझे पुलिस वाला समझ रहे हो तो ठीक है, लेकिन यह मत भूलना कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुलिस की वर्दी में छिपे इंसानों को। शंकर नाग का स्वर कड़वा हो गया। यह ऐसे इंसान होते हैं जो भूखे की रोटी को छीनकर अपना पेट भरते हैं। गलत हो तुम। तुमने आज तक उन पुलिस वालों को नहीं देखा जो अपनी रोटी भूखे को देकर उसका पेट भरकर खुद भूखे रह जाते हैं, शामले ने सख्त लहजे में कहा। हैरानी है कि ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं। बच्चे हो, तुमने अभी कुछ नहीं देखा। शामले ने अपने स्वर पर काबू पाया। तुम हो कौन? क्या जरूरत है जानने की? अपने काम से मतलब रखो। शंकर नाग का स्वर कठोर हो गया। तभी देवराज चौहान ने शंकर नाग से कहा, पेड़ की शाखा हटाने का काम इंस्पेक्टर सोहन शामले करेगा। लेकिन शंकर नाग ने ऐतराज उठाया, इसे बाहर भेजना हमारे लिए खतरनाक होगा। कोई खतरनाक नहीं होगा, देवराज चौहान मुस्कुराया। शंकर नाग के चेहरे पर खतरनाक भाव छा गए। उसने शामले को देखा। सुना तुमने? सुना। इंस्पेक्टर सोहन शामले ने शांत निगाहों से देवराज चौहान और शंकर नाग को देखा। और मुझे इस बात पर जरा भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं है। कुछ ही देर में मेरे सादे कपड़े आ जाएंगे, उसके बाद बाहर चलेंगे। पुलिस की वर्दी में बाहर जाकर पेड़ की शाखा को तोड़ना ठीक नहीं होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।